गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने नाभिकीय विखंडन तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु रिएक्टर को। परमाणु रिएक्टर, ठीक, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? परमाणु रिएक्टर। जो परमाणु रिएक्टर होता है वो परमाणु रिएक्टर किसमें काम करता है? परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कौन? परमाणु रिएक्टर। और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो मुंबई के जो ट्राम्बे है ना, वहाँ जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ बनाया गया 1956 में, जिसका नाम क्या है? अप्सरा। पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया? तो मुंबई के ट्राम्बे भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1956, जिसका नाम क्या था उस रिएक्टर का? अप्सरा। ठीक है, वहां बनाया गया। ठीक, कमायनी रिएक्टर कहाँ है? तो वो है कलपक्कम में। ठीक है, कहाँ है? कलपक्कम में है। कौन? कमायनी रिएक्टर। अप्सरा रिएक्टर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। कब बनाया गया? 1956 को बनाया गया। ठीक, अब देखो परमाणु बिजली घर, यह भी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर क्या है? आधारित है। ठीक, और पहला जो परमाणु बिजली घर है वो 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में। और ये जो परमाणु बिजली घर, इसकी खोज किसने की थी बोलेगे? तो इसकी खोज की थी फर्मी ने। किसने की थी खोज? इसकी खोज की थी फर्मी ने। पहला जो परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया बोलेंगे? तो महाराष्ट्र के तारापुर में 1972 में बनाया गया है। ठीक है, और जो परमाणु बिजली घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है और क्या क्या मतलब उसका मतलब क्या क्या उपयोग करते हैं परमाणु बिजली घर बनाने के लिए, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा दीवार जो कंक्रीट की होती है वो करीबन कम से कम 14 या 15 मतलब क्या कहा जाए फीट मोटी होती है। कौन? जो कंक्रीट का दीवार जो रहता है परमाणु रिएक्टर का, ये ऐसा रहता है। देखो, ये कंक्रीट का दीवार रहता है, वो बहुत मोटा रहता है ताकि कहीं ब्लास्ट हो तो रेडिएशन इसी के अंदर रहे। ठीक है, एग्जैक्ट को मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो याद है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैं इसको आपको मतलब देख के कहीं से ठीक से आंकड़ा बताऊंगी कि ये दीवार मोटा कितना रहता है। ठीक है, देखो ऐसा रहता है, ये कंक्रीट का दीवार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर इसके ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं हम यूरेनियम। ठीक, तो यूरेनियम क्या होता है? ऐसा धीरे 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 जलता है। ठीक, इसको जलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जर्कोनियम, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है और बिना ऑक्सीजन के जलना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कंक्रीट का दीवार, फिर ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं यूरेनियम। उसको जलाने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं हम? जर्कोनियम। ठीक, ये हुआ। अब देखो, अब नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो हम नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं कैडमियम की छड़ या फिर बोरान की छड़। मतलब जो नाभिकीय विखंडन से जो तीन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन जो बनते हैं, उसमें से दो न्यूट्रॉन को ये जो छड़ है वो सोख लेता है। ठीक है, दो न्यूट्रॉन को ये जो कैडमियम बोरान का छड़ है वो सोख लेता है, जिससे कारण यह अभिक्रिया क्या होती है? नियंत्रित रहती है। अगर यह अभिक्रिया अनियंत्रित हो गई, जो परमाणु रिएक्टर द्वारा बिजली बनाने का जो प्रक्रिया है वो अगर अनियंत्रित हो गई तो यही क्या बन जाता है? परमाणु बम बन जाता है। यूक्रेन में जो ये परमाणु रिएक्टर था वो क्या हो गया? अनियंत्रित, और वो क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। अब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वो क्या हो गया? अनियंत्रित होगा। इसको ना चेल्कोवियन घटना के नाम से जानते हैं।
एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहा है, चेरनोबिल घटना के नाम से उसको, सॉरी चेरनोबिल घटना, उसका उस घटने का नाम है चेरनोबिल घटना के नाम से जानते हैं। उसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया और ये जो कंक्रीट का दीवार था उसमें वो भी टूट गया, ठीक। अब जैसे ब्लास्ट की खबर सुने सब मीडिया वाले पहुंच गए कैमरा लेके इसका शूटिंग करने के लिए, और जो भी और यहाँ से रेडिएशन निकलने लगा, ठीक है। तो सब में क्या हो गया, रेडिएशन फैल गया। और जो क्या होता है, जब भी ब्लास्ट होता है परमाणु बम ना, तो उसको रेडिएशन को जमीन में बैठ जा करके बोरिक एसिड का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो सेना आई ऊपर में हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने के लिए बोरिक एसिड का, ताकि जो रेडिएशन उड़ रहा है वो वहीं जमीन में बैठ जाए। तो क्या हुआ, उस जो हेलीकॉप्टर था उसमें भी रेडिएशन हो गया, और उसमें जो दो पायलट थे वो भी मर गए, क्योंकि उसमें भी क्या क्या हो गया था, रेडिएशन आ गया था। फिर उसी हेलीकॉप्टर से फिर दूसरे पायलट आए, वो भी मर गए, ठीक है। तो क्या किया गया, और जो रिपोर्टर आए थे उनको भी उनके कैमरे सहित और उन व्यक्ति सहित पूरा बोरिक एसिड में भर डाल के जमीन में क्या कर दिया, उनको दफना दिए गए। वैसे ही उस हेलीकॉप्टर को भी बोरिक एसिड में भर के जमीन में दफना दिए, और उन पायलट को भी, क्योंकि ये रेडिएशन क्या होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। ये 32, इसका अर्ध आयु काल 3200 है, अर्ध आयु काल ही 3200 है, मतलब वो 3200 साल तक रहेगा। अगर किसी कोई व्यक्ति है वो परमाणु रेडिएशन से मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब रेडिएशन भी खत्म, उसके शरीर में रेडिएशन रहता ही है 3200 साल तक। अब जो भी उसके संपर्क में आएगा वो भी क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया गया, बम का क्या किया, गिराया गया परमाणु बम को, ठीक है। तो वहां भी पूरा रेडिएशन, उस इलाके को पूरा सील करके पहले तो बोरिक एसिड छीटे, फिर उसके बाद उसको सील करके अब उस एरिया में कोई नहीं जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक रेडिएशन उसका पहुंचा वहाँ आज भी डीएनए को मतलब क्या करता है, हमारे डीएनए के इंफॉर्मेशन को ही गायब कर देता है। कौन, जो इससे गामा किरणें निकलती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से। मतलब डीएनए में ये है ना हम कि इंसान का 2 हाथ होना चाहिए और हाथ यहीं पर होना चाहिए, कंधे से लगा हुआ। इंसान का 2 आँख होना चाहिए और चेहरे, हमारे जो खोपड़ी है वहीं होना चाहिए, ऐसा है ना ये। तो उसने क्या किया कि डीएनए का इंफॉर्मेशन ही खत्म कर दिया गामा रेडिएशन से। तो अब वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो बिजली वाला जो नाभिक रिएक्टर है जिससे बिजली उत्पन्न होता है, वो अगर अनियंत्रित हुआ तो क्या हो जाएगा, ये परमाणु बम का काम करेगा। कहाँ पहुंचे थे हम, नियंत्रक के पास। नियंत्रक क्षण लगा होता है, वो किससे होता है, कैडमियम का होगा या बोरान का होगा। जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन को ये सोख लेता है, जिससे यह अभिक्रिया क्या होता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। अब मंदक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में या तो ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेफाइट का या भारी जल का, जैसे कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है क्या, ट्राइडियम, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं पाइल, और अगर हम भारी जल का प्रयोग करेंगे तो उसको कहते हैं स्विमिंग पूल। वो क्या करता है, मंदक जो है वो इस जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की जो तेज गति है उसको क्या करता है, वो कम करता है, क्या करता है, कम करता है। और एक होता है शीतलक। शीतलक क्या काम करता है, जो अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है उसको वो क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम या किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। और जो क्या होता है, शीतलक होता है उसको वो ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रॉन का अवशोषण ना करे। शीतलक कैसा होना चाहिए, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित ना करे, ठीक है। शीतलक के रूप में क्या प्रयोग करेंगे हम, द्रवित सोडियम या द्रवित पोटेशियम, ठीक। तो क्या क्या अभी हम पहले देखें परमाणु रिएक्टर क्या होगा, उसके बाद देखें कि जो बिजली घर है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बिजली घर बनाने के लिए, ठीक। ये सब हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये छड़, फिर इसमें पूरा यहाँ से देखो बिजली कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ से गया रहता है क्या, पाइप गया रहता है, ठीक। ये गया है पाइप और यहाँ पर लगा रहता है पंखा, ठीक। और यहाँ पर रहता है क्या, मैग्नेट, ठीक। तो यहाँ से जो क्या होगा, यहाँ ताप उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ होगा ताप उत्पन्न, यहाँ से जाता रहता है क्या, पानी। तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि ये पानी वाष्प में बदल जाता है, ये वाष्प इधर आता है तो ये पंखा क्या होता है, घूमने लगता है। ये पंखा घूमता है तो इधर क्या रहता है, चुंबक रहता है, वो घूमने लगता है, ऐसे करके
फिर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको काटता है, उससे क्या होता है उत्पन्न, इधर बिजली उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, बिजली बनता है किससे, परमाणु नाभिक द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रदूषण थोड़ा कम होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर नाभिकी विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज किसने की है, फर्मी ने क्या किया, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया। ठीक है, पहला नाभिक रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1956 में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1956 में अप्सरा नाम से स्थापित किया गया है। क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ये हो गया। कमाइनी रिएक्टर कहाँ है, कलपक्कम में है। कहाँ है, कलपक्कम में है। ये हो गया। अब देखते हैं हम क्या, बिजली घर, परमाणु रिएक्टर से बिजली घर। परमाणु रिएक्टर से क्या होता है, बिजली घर होता है। मतलब परमाणु रिएक्टर से बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु रिएक्टर से बिजली घर। ठीक, तो इसमें ये भी किसके सिद्धांत पर आधारित रहेगा, ये नियंत्रित नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, पहला बिजली घर, मतलब परमाणु रिएक्टर पर आधारित पहला बिजली घर कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र के तारापुर में। कब किया गया, यह है 1972 को। ठीक है, 1972 में पहला परमाणु रिएक्टर आधारित पहला बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर में 1972 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक, अब बिजली घर के जो आवश्यक अंग है उसको देखते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।
परमाणु बिजली घर के आवश्यक अंग। परमाणु बिजली घर के आवश्यक अंग क्या है? तो पहला है कंक्रीट की दीवार। क्या है पहला? पहला है कंक्रीट का दीवार। कंक्रीट का दीवार, ठीक है। यह सुरक्षा की दृष्टि से मोटा बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या किया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से इसको मोटा बनाया जाता है ताकि ये क्या रहे, अगर ब्लास्ट भी करे तो रेडिएशन इसी के अंदर में रहे, ठीक। अब देखते हैं नियंत्रक छड़। नियंत्रक क्या हुआ? छड़। विखंडन के फलस्वरूप जो तीन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उसमें से दो न्यूट्रॉन को कैडमियम या बोरॉन की छड़ द्वारा सोख लिया जाता है। यही विखंडन को नियंत्रित बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? नियंत्रित बनाए रखता है, ठीक है। यही क्या करता है? विखंडन को नियंत्रित बनाए रखता है। कौन? जो नियंत्रक सेल होता है। किसका प्रयोग करता है? कैडमियम या बोरान का, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे मंदक। मंदक क्या करता है? तो जो मंदक होता है मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉन की तीव्र गति को कम करता है। जो क्या करता है? न्यूट्रॉन की तीव्र गति को कम करता है। क्या करेगा? न्यूट्रॉन की तीव्र गति को
कम करेगा। जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसे पाइल कहते हैं तथा जब भारी जल का प्रयोग करते हैं तो उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। तो उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्विमिंग पूल कहते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं शीतलक। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं बताई थी मैं। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम या किसका प्रयोग करते हैं? द्रवित पोटेशियम का। ठीक। शीतलक क्या देख रहे हैं? शीतलक परमाणु रिएक्टर में जो उच्च तापमान उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए परमाणु रिएक्टर में जो उच्च तापमान उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए द्रवित सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। द्रवित सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। शीतलक को ऐसा होना चाहिए कि वह न्यूट्रॉन का अवशोषण ना करे। ठीक। अभी एक न्यूट्रॉन बम की खोज की गई है जो केवल जीवित वस्तु को हानि पहुंचाती है। जैसे कि न्यूट्रॉन बम यहाँ छोड़ दिया गया तो जितने भी जीवित लोग हैं वो क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन पंखा या बिल्डिंग या कपड़ा जिनमें जीव नहीं है, जो निर्जीव है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा बम भी खोज लिया गया है। ठीक है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है? आज हमने कंप्लीट किया है कृत्रिम रेडियो एक्टिव। ठीक है। और नाभिक रसायन में देखिए हम लोग नाभिक संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक, ये देख लिए। फिर देखें कि नाभिकीय रिएक्टर कैसे कार्य करता है, फिर उससे बिजली कैसे बनता है। ये आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमारा मतलब रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक हो गया है पूरा तरीके से कंप्लीट। ठीक है। तो अब हम इसका ऑप्शनल क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप इसका पहले थ्योरी का क्लास देख लेंगे तो आपको ऑप्शनल जब लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़ चुके हैं तो भी आप ऑप्शनल लगाओगे तो आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा।
तो ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।